दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, आज एक बहुत ही खास विषय को आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। इसके लिए आपसे अनुरोध है कि जैसे जैसे आप जुड़ते जाएं, अपनी टाइमलाइन पे पहले इसे शेयर कर लें और फिर जिससे कि आपकी टाइमलाइन से आपके मित्र, दूसरे लोग भी इसे शेयर कर सकें और करें। और दोस्तों, आज एक बहुत ही खास विषय पर मैं बात करूंगा। एक बहुत ही खतरनाक षड्यंत्र का पर्दाफाश करूंगा। नरेंद्र मोदी के एक बहुत ही खतरनाक षड्यंत्र को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा, जो 2002 से लेकर के आज तक है। एक बहुत ही खतरनाक साजिश जो 2002 से लेकर के आज तक नरेंद्र मोदी करते आ रहे हैं। उस खतरनाक साजिश से हम पर्दा उठाएंगे। तो आज जिस विषय पर मैं बात करूंगा वो है सैनिकों की शहादत, किसानों की शहादत, जवानों की शहादत या शहीदों पर बात करूंगा। पुलवामा घटना की 2021 शायद दूसरी बरसी है और इस संवेदनशील समय में जिन्होंने अपने भाई, जिन्होंने अपने बेटे खोए होंगे, उनके दर्द का हम एहसास संभवतः नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि उसे हम महसूस करें। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पुलवामा में शहीद अपने ही देश के 44 सैनिकों को नमन करते हुए, उनकी शहादत को प्रणाम करते हुए, उनकी आत्म शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए हम अपनी बात आपके बीच रखेंगे। तो सबसे पहले उन 44 सीआरपीएफ के जवानों, शहीद जवानों की आत्मा को, उनके परिवार को, उनकी शहादत को कोटिशः नमन है। वो अगर नहीं होते तो हम नहीं होते। अगर जवान नहीं है तो हमारा और आपका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर किसान नहीं है तो भी हमारा और आपका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन दोस्तों, किसानों और जवानों के साथ जो ये सरकार कर रही है, जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी कर रहे हैं, वो असहनीय है। इसीलिए मैंने अपने 2 दिन के पहले के संवाद में यह कहा था कि आज छात्रों को, बेरोजगारों को, मजदूरों को या जिन पर नरेंद्र मोदी का प्रहार सीधे हो रहा है प्राइवेटाइजेशन के जरिए, उनको और देश के सारे उपभोक्ताओं को, जो इस देश का और इन किसानों के पैदा किए हुए अन्न को खाते हैं, उन सब का मैं आह्वान करता हूं, मैं उन सब से प्रार्थना करता हूं कि किसानों का साथ दें, किसानों की लड़ाई लड़ें। आज सामने आए
मैदान में उतरे, एक दुर्दांत, एक खूंखार भेड़िए के सामने हम किसानों को अकेला ना छोड़ें। हमारा भी, आपका भी धर्म बनता है कि हम किसानों की शहादत को भी नमन करें और किसानों की लड़ाई को लड़ें। जैसा कि आपने कुछ दिन पहले देखा कि संसद में इन्होंने किसानों की शहादत का अपमान किया। शहीद किसानों के लिए श्रद्धांजलि के 2 शब्द नहीं बोल पाए या 2 मिनट मौन नहीं रह पाए। इनके नेतागण, जैसा कि आप देख रहे हैं, दलाल जैसे लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं। किसी एक आदमी का नाम लेने से कोई फायदा नहीं, किसी नेता का, क्योंकि ये सभी जो बोल रहे हैं, कहीं दलाल तो कहीं गोयल तो कहीं कोई, जो किसानों के लिए कभी निठल्ला, कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी माओवादी, कभी नक्सली, न जाने क्या क्या आरोप किसानों पर जो लगा रहे हैं, वो उसको नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने संसद में संस्तुति दी, यानी स्वीकार किया, यानी उसको, उस पर मुहर लगाई कि जो उनके नेतागण कह रहे थे किसानों के लिए वो सही है। और उनके भाषण में भी किसानों का अपमान था। उन्होंने भी शरेआम संसद से किसानों का घोर अपमान किया। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। तो जो किसानों का नहीं हुआ, वो किसान के बेटे जवानों का क्या होगा? और मेरे दोस्त, ये वही लोग हैं जो न जवान हैं ना किसान हैं, ये तो दलाल हैं। और ये बात संसद में भी उठाया गया कि ये वो लोग हैं, सरेआम ये संसद में कहा गया कि ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों की दलाली करते थे। इससे बड़ी बात कम से कम संसदीय इतिहास में किसी के लिए नहीं कहा गया होगा। और मैं जानता हूं, मुझे पता है कि इनके पास कोई जवाब भी नहीं है, ये जवाब भी नहीं दे पाएंगे, ये उत्तर में ये भी नहीं कह पाएंगे कि हम अंग्रेजों के दलाल नहीं हैं, यानी गुजराती, यानी 2 चोर, यानी चौकीदार और नटवरलाल, यानी कि चौकीदार और तड़ीपार, ये भी संसद में नहीं बोल पाएंगे कि हम अंग्रेजों के दलाल नहीं हैं, यानी ये सचमुच अंग्रेजों के दलाल हैं। मुझे खुशी इस बात की है मेरे दोस्तों कि मैं 6 साल से जो बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था, लोगों से कह रहा था नरेंद्र मोदी के डीएनए के बारे में, नरेंद्र मोदी के कुकर्मों के बारे में और नरेंद्र मोदी की लेगेसी के बारे में, यानी उनके इतिहास के बारे में। मैं उन्हें 6 साल से यह कह रहा हूं कि यह आदमी अंग्रेजों के दलालों के वंश से आया हुआ आदमी है, ये देश के लिए कुछ नहीं करेगा। इसके पूर्वजों ने जो किया अंग्रेजों के साथ मिलकर, ये अडानी अंबानी, अलीबाबा और अमेज़न, वॉलमार्ट के साथ या विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर देश के साथ वही करेगा जो इसके पूर्वजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर भारत का किया था। खैर, खुशी इस बात की है कि अब यह बात संसद में उठने लगी है। जो मैं 6 साल से बोल रहा था इस दुर्दांत खूंखार भेड़िए के बारे में, उसके बारे में अब लोग सीधे संसद में भी बोलने लगे हैं। कुछ बातें जो मैं कहता हूं उसे आज भी संसद में नहीं बोला गया, नहीं बोला जाता है, लेकिन आज नहीं तो कल जरूर बोला जाएगा। दोस्तों, जैसे मैं कहता हूं कि
इनसे बड़ा ये अंग्रेजों के दलाल हैं और इनसे बड़ा कायर कोई हो ही नहीं सकता। यह बात भी संसद में उठाया गया, यह बात भी संसद में कही गई, जिसने भी कही, हम उस पे नहीं जाते, लेकिन यह बात संसद में कही गई कि अगर दुनिया का कोई सबसे बड़ा कायर है तो यही है। इन्हें दलाल कहा गया, इन्हें कायर कहा गया और न जाने क्या क्या कहा गया। लेकिन फिर भी अभी कुछ चीजें साफ होनी बाकी है मेरे दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ कायर ही नहीं है, ये देशद्रोही गद्दार भी हैं, क्योंकि इन्होंने ही भारत को गुलाम बनवाया है। जितनी बार भी भारत गुलाम हुआ है, इन्हीं की दलाली के नाते गुलाम हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ये 250-300 साल या उसके पहले, जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेंगे दलाली करते हुए बाहरी आक्रमणकारियों के। इतना खुल करके संसद में नहीं बोला जा रहा है, लेकिन मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। दूसरी बात, 1947 के बाद से लेकर आज तक इन्होंने कभी भी भारत के लिए लड़ाइयां नहीं लड़ी, क्रांति नहीं किया, भारत की आजादी में शहादत नहीं दी। ये हमेशा कायरों की तरह, दलालों की तरह, बुज़दिरों की तरह हमेशा अंग्रेजों के साथ खड़े रहे या फिर बाहरी आक्रमणकारियों के साथ खड़े रहे। अभी इस पर खुलकर बोलना बाकी है संसद में, वो भी आज नहीं तो कल बोला जाएगा, क्योंकि इतिहास को दबाया नहीं जा सकता। इतिहास एक ना एक दिन आईने की तरह सामने आ ही जाता है।